Goal, nation's leading institute. Hello students, this is Chandan Kumar, Physics Faculty, Goal Institute. Today we will discuss solution of ASPOR test 01. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फिजिक्स सेक्शन का डिस्कशन है यहाँ पे. फिजिक्स 1 से लेके 50 नंबर क्वेश्चन तक है. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका आया था वो है डायमेंशन से. पहला सवाल क्या बोल रहा है देखते हैं इसके अंदर. विच पेयर हैज़ द सेम डायमेंशंस. इसमें से किन पेयर्स का डायमेंशंस सेम है. तो पहला ऑप्शन है वर्क एंड टॉर्क, दूसरा है डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, तीसरा है मोमेंटम एंड सरफेस टेंशन एंड फोर्थ है स्ट्रेस एंड पावर. तो हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे वर्क क्या होता है बच्चे. वर्क का अगर लिखोगे डायमेंशन तो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और इसका डायमेंशन लिखोगे तो हो जाएगा ml2t-2. क्लियर है ना, ml2t-2. इसी तरीके से अगर टॉर्क का आप लिखेंगे, टॉर्क का लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना. तो यहाँ भी डायमेंशन सेम आने वाला है तो क्या हो जाएगा ml2t-2. तो यहाँ क्लियर है, पहला ही ऑप्शन है जिसके अंदर दोनों का डायमेंशन सेम है. किसका वर्क एंड टॉर्क का. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर. बाकी डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम. रिलेटिव डेंसिटी बेटा डायमेंशन लेस होता है तो इन दोनों का तो सेम होगा नहीं. मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम हो जाता है और सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, इनका भी सेम नहीं होगा. स्ट्रेस एंड पावर, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जो प्रेशर के लिए जो डायमेंशन होता है वही स्ट्रेस का हो जाता है. पावर का तो अलग हो जाएगा. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट. देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोल रहा है. A screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of a wire. A screw gauge को यूज कर रहे हैं for measurement of diameter of a wire के लिए. तो इसके अंदर क्या क्या गिवन है. तो यहाँ पे गिवन है कि जो मेन स्केल रीडिंग है ना, दो तरह का रीडिंग होता है उसके अंदर, मेन स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग. तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो क्या है 0 मिलीमीटर, मतलब 0 है. और सर्कुलर स्केल का जो रीडिंग है वो है 64 डिवीजन. ठीक है, आगे बोला जा रहा है गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल, है ना, 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल correspond to 100 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल. मतलब 100 CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट 1 mm मेन स्केल डिवीजन, है ना. 1 mm ऑन मेन स्केल, है ना. तो 1 mm मेन स्केल पे किसके बराबर है 100 CSD के बराबर. 1 CSD लिखेंगे बच्चे तो हो जाएगा 1/100, दैट इज 0.01 मिलीमीटर. और यही क्या कहलाता है लीस्ट काउंट. यही क्या कहलाता है लीस्ट काउंट. अब हमें क्या करना है यहाँ पे रीडिंग बताना है, डायमीटर बताना है वायर का. तो जो रीडिंग हो जाएगा वो हो जाता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन CSD और इनटू लीस्ट काउंट. ठीक है, तो ये तो 0 है प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन है 64 सवाल के अंदर गिवन है ना. और लीस्ट काउंट जो आया है 1 CSD किसके बराबर है 0.01 mm के. तो हो जाएगा 0.01 दैट इज 0.64 mm और लिख सकते हो 0.064 सेंटीमीटर. तो सही ऑप्शन ढूंढ लेते हैं इसके अंदर. सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 4 0.064 सेंटीमीटर. क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अगले सवाल की तरफ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें मैचिंग करना है. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट. देखिए एक तरफ लिस्ट 1 है, दूसरे तरफ लिस्ट 2 है. क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप, लिस्ट 1 के अंदर क्या है जूल. जूल का मतलब क्या होता है तो यहाँ ढूंढना पड़ेगा. तो जूल हो जाएगा हेनरी इंटू एम्पियर पर सेकेंड, नहीं फैराडे वोल्ट नहीं,
कूलम वोल्ट। हम लोग जानते हैं जो एनर्जी होता है वो होता है Q इंटू वी। तो पहला का ऑप्शन बन रहा है बच्चे सी। वॉट, वॉट का मतलब हो गया पावर, और पावर होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आप देख सकते हैं एम्पियर का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि दूसरे वाले का हो जाएगा F। 3 वोल्ट, वोल्ट हो जाता है बच्चे क्या, वोल्ट हो जाएगा, देखिए V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C, है ना। तो कूलम पर फैराड, एक तो ये हो गया। अब इसमें से और देखना पड़ेगा, C इंटू V, C इंटू V, ये तो चार्ज हो गया। वोल्ट एम्पियर इंटू गॉस हेनरी इंटू एम्पियर पर सेकेंड। हाँ देखिए वोल्ट यहाँ पे है, V इक्वल टू हम लोग जानते हैं L इंटू डी आई अपॉन डी टी। L क्या होता है बच्चे, L हो जाता है हेनरी, और डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, एम्पियर पर सेकेंड। तो थर्ड का हो जाएगा बच्चे A। फोर्थ कूलम, Q, Q इक्वल टू होता है C इंटू वी। C मतलब फैराड यूनिट कैपेसिटेंस का, और वोल्टेज V का वोल्ट, तो फैराड वोल्ट ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास है B। तो देख लीजिए CFAB, 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 फोर्थ ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम लोग इस तरीके से मैच कर सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी डायमेंशन से रिलेटेड सवाल है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला जा रहा है, इफ टॉर्क टी, वेलोसिटी वी एंड डेंसिटी डी आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है, टॉर्क दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है एंड डेंसिटी दे रखा है, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे डायमेंशन पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन पहले पता होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ईटा इक्वल टू एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। क्लियर है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ठीक है। और यही डायमेंशन होता है, अगर आपको नहीं पता हो तब भी आप पता कर सकते हैं। F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी एक रिलेशन होता है, यहाँ से ईटा लिख सकते हैं, F अपॉन आर भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो क्या मान लेंगे कि ईटा डिपेंड कर रहा है टॉर्क का पावर A के, वेलोसिटी के पावर B के एंड डेंसिटी के पावर C के। फिर दोनों तरफ डायमेंशन लिख लेंगे, तो चलिए डायमेंशन लिख लेते हैं। इस तरफ हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, क्लियर है। और दूसरी तरफ हो जाएगा टॉर्क लिखेंगे तो हो जाएगा एम एल 2 टी माइनस 2 का पावर A। वेलोसिटी लिखेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा एल टी का पावर माइनस 1 का B, ठीक है। और D का हो जाएगा डायमेंशन, डेंसिटी है तो हो जाएगा एम एल का पावर माइनस 3। मास पर यूनिट वॉल्यूम, वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी माइनस 1, और टॉर्क का हो जाएगा एम एल 2 टी माइनस 2। क्लियर है बच्चे। अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं इक्वेशन को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, है ना, और इक्वल हो जाएगा किसके, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, तो मास का देख लीजिए, m का पावर a है और m का पावर c है, तो हो जाएगा m का पावर a प्लस c। l का पावर लिखेंगे बच्चे तो l का पावर हो जाएगा 2a प्लस b और माइनस 3c, और t का पावर हो जाएगा माइनस 2a माइनस b, माइनस 2a माइनस b। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसको इक्वेट कर सकते हैं, a प्लस सी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2a प्लस b माइनस 3c इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 2a माइनस b इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कट गया, यहाँ से क्या बच गया बच्चे, तो ये 2a भी कट जाएगा, ध्यान से देखो। तो माइनस 3c इक्वल टू हो गया माइनस 2,
तो c इक्वल टू हो गया -2/3। ठीक, c इक्वल टू क्या हो गया -2/3 नहीं +2/3। क्लियर है बच्चे। और a का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 1 - c डेट इज 1 - 2/3 1/3। तो ईटा जो है वो पता चल चुका है, a पता चल चुका है, मतलब टॉर्क का पावर हो जाएगा 1/3, है ना। b वेलोसिटी का भी नहीं पता है, पता करेंगे, लेकिन डेंसिटी का हो जाएगा, c पता चल गया है 2/3। ऑप्शन चूज कर लेते हैं, इतने से हो जाएगा तो कर लेंगे, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देख लेते हैं, टॉर्क का पावर 1/3 होना चाहिए। टॉर्क का पावर 1/3 सिर्फ एक ही सवाल में है और वो है ऑप्शन नंबर 2 में। तो यहीं से मिल गया, d का पावर 2/3, देखिए d का पावर 2/3। v का भी निकाल सकते हैं आप इस इक्वेशन में पुट करके, जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे बच्चों, चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है इसके अंदर। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इक्वल टू 2π√L/g वेयर L इज लेंथ, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, measured value of length is 20 centimeter, known to be 1 millimeter, accuracy and time for active oscillation of the pendulum is 100 second using a wristwatch of 1 second resolution. What is the accuracy in determination of G? टाइम पीरियड क्या होता है बच्चे, दे रखा है 2π√L/g, है ना। स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 2π का स्क्वायर हटा दो, प्रोपोर्शनल लिख रहा हूं मैं, तो L/g के, और g हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू L/t स्क्वायर के। ठीक, अब जब ऐसा रिलेशन मेरे को मिल गया तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा g/g, ध्यान से देखिए, डेल्टा g/g इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस टी स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 डेल्टा t/t। एरर लिखने वाले हम लोग। ठीक, हमसे पूछ रहा है डेल्टा g/g इंटू 100, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ g, मतलब परसेंटेज में, ऑप्शन देखेंगे तो सारा परसेंटेज में है, तो इनमें भी 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेल्टा L कितना है बच्चे, तो 1 mm एक्यूरेसी है, 20 सेंटीमीटर मेजरमेंट है, यानी कि ये हो गया डेल्टा L 0.1/20 प्लस 2। डेल्टा T कितने का है, तो रेजोल्यूशन दे रखा है 1 सेकेंड का, और कितना टाइम मेजर कर रहा है 80 ऑसिलेशन, और कितना है 100 सेकेंड, और इंटू 100। तो क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 10/20 मतलब 1/2, और इधर बच जाएगा 2, डेट इज 2.5%, 2.5%। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर 4, 2.5%। क्लियर है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एरर्स एंड मेजरमेंट का सवाल है। एरर्स वाले सवाल हम लोगों ने ऐसे किए हैं, आपने बहुत सारे सवाल किए होंगे। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट are 24.6 centimeter and 8.5 centimeter respectively. The area of the sheet in appropriate significant figure are. तो एरिया लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, और ये कितना है 24.6 इंटू 8.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 209.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जब विद रिगार्ड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आंसर लिखना होता है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में हम लोग आंसर लिखते हैं। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट क्या है, इसमें 2 है, जो कि 8.5 में है, तो हमारा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, पहले 2। तो ये तो हो गया एरिया। अब डेल्टा ए लिखना है। डेल्टा ए कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा ए अपॉन ए अगर लिखेंगे बच्चे, यहाँ से
ए इक्वल टू क्या है, एल इंटू बी, तो डेल्टा ए अपॉन ए क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यही हो जाएगा ना, क्लियर है। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एल इंटू बी और ये हो जाएगा बी इंटू डेल्टा एल प्लस एल इंटू डेल्टा बी और ये हो गया डेल्टा ए अपॉन ए का मतलब है ए इंटू बी, क्लियर है। तो यहाँ से तो आपको दिख ही रहा है कि कट जाएगा, तो डेल्टा ए कैलकुलेट कर लीजिए, बी कितना है, तो बी है 8.5 है ना, और डेल्टा ए कितना है, डेल्टा एल कितना है, तो 0.1, ठीक, प्लस एल इंटू एल एल मतलब 24.6 इंटू 0.1। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया 0.85 और ये हो गया प्लस 2.46 है ना, तो ये हो जाएगा कितना 2.3 क्लियर है, 2.3 नहीं 3.3 क्लियर है बच्चे, देख लीजिए। तो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं हम लोग, अब इसको भी राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है बच्चे, ध्यान से पढ़िए आपको पता चल जाएगा। पहला स्टेटमेंट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज 0, नहीं, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो पैरेलल वेक्टर हो जाएगा तो थीटा हो जाएगा 0, तो cos 0 1 होता है, तो ये तो 0 नहीं होने वाला है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर 0 होता है बच्चे, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्लियर है। आगे देखेंगे अगला सवाल 8 नंबर लेट c इक्वल टू a प्लस बी, देन देखिए c इज द रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी, इसका मतलब c का जो मैग्नीट्यूड है वो लाई करेगा a माइनस बी से लेके a प्लस बी तक, है ना, a माइनस बी से लेके a प्लस बी तक, तो c इज नेवर इक्वल टू a प्लस बी, नेवर ऐसा तो नहीं बोल सकते, है ना, हो सकता है जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो ये गलत हो गया। c इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस बी, ऑलवेज, ये भी गलत हो गया। इट इज पॉसिबल टू हैव c इज लेस देन a, सही बात है, c इज लेस देन b, सही ऑप्शन है। c इज ऑलवेज ग्रेटर देन a, कोई जरूरी नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है। 9 नंबर की तरफ चलेंगे बच्चे, बिल्कुल आसान सवाल था, वेक्टर का सवाल है, ठीक है। चलिए 9 नंबर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फोर्सेज ए बी सी आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, देन सी इज, मतलब क्या बोल रहा है कि 3 फोर्स है ए बी सी और इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब नेट फोर्स क्या हो गया होगा 0, तो सबको ऐड कर दीजिए, तो 2i प्लस जे प्लस 3k प्लस बी को लिख लेते हैं i माइनस 3j माइनस 2k, अब प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, है ना, सबको ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2i प्लस i 3i, ठीक है, माइनस 3j प्लस j माइनस 2j और प्लस 3k माइनस 2k प्लस k प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3i प्लस 2j माइनस k कैप, माइनस 3i
प्लस 2j कैप माइनस k कैप, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 वेक्टर से है, तो चलिए देखते हैं 10 नंबर को। 10 नंबर के अंदर क्या बोला जा रहा है, ए वेक्टर 4i प्लस 3j प्लस 5k, बी वेक्टर है 6i प्लस 8j माइनस 10k। फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू ए हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। क्या बोला जा रहा है इस सवाल के अंदर कि हमें एक वेक्टर बनाना है जो इस वेक्टर के पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, और उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो। तो पैरेलल लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर का सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो पहले ए कैप लिखते हैं, तो ए कैप का मतलब हो जाएगा ए अपॉन मॉड ऑफ ए, है ना। तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चे, तो मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 50 रूट अंडर 50 और हो जाएगा 5√2। ठीक, 5√2। बी का भी मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं क्योंकि हमें लिखना है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर वाला वेक्टर। तो बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा क्या, रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चे 200 और हो जाएगा 10√2। ये बी वेक्टर मिल गया। अब तो हम लोग तो बी का मैग्नीट्यूड मिल चुका है, ए का यूनिट वेक्टर चाहिए हमें, तो ए अपॉन मॉड ऑफ ए, मतलब 4i प्लस 3j प्लस 5k अपॉन क्या हो जाएगा 5√2, है ना। अब जो हमें न्यू वेक्टर लिखना है, न्यू वेक्टर, वो वेक्टर क्या होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड वही होना चाहिए जो बी का है और इसका डायरेक्शन वही होना चाहिए जो ए का है, मतलब ए का यूनिट वेक्टर, है ना। तो बी का मैग्नीट्यूड है 10√2 और ए का यूनिट वेक्टर आपके सामने है, मैं लिख देता हूं। ए हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप अपॉन 5√2। क्लियर, है ना। तो यहां से बच्चे 2 टाइम्स कट जाएगा, तो देख लो क्या आ जाएगा, 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप, यही वो वेक्टर है। ऑप्शन ढूंढ लेते हैं हम लोग, 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप, ऑप्शन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, चलिए समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies as according to vx। एक पार्टिकल का वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है और वो कितना है, बीटा एक्स का पावर -4n, वेयर बीटा एंड एन आर कांस्टेंट। बीटा और एन क्या है, कांस्टेंट है। एक्स इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो जब भी एक्सेलरेशन लिखना होता है एक्स के फॉर्म में तो क्या लिखते हैं हम लोग, वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो वेलोसिटी तो हमारे पास है, डी वी अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो डी वी अपॉन डी एक्स करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, तो -4n आगे आ जाएगा बच्चे, पावर जो है, इंटू बीटा और एक्स का पावर -4n-1। ठीक, हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है एक्सेलरेशन जो कि हो जाएगा वी डी वी अपॉन डी एक्स। वी मेरे पास है बीटा इंटू एक्स का पावर -4n और इंटू डी वी अपॉन डी एक्स मैंने अभी निकाला है और यह है -4n बीटा एक्स का पावर -4n-। तो देखिए क्या हो जाएगा, -4n बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर, -4n बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर और x का पावर, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा तो -8n-1। तो देख लीजिए, -4n बीटा स्क्वायर
4n बीटा स्क्वायर एक्स का पावर -8n और -1। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। चलिए 12 नंबर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, पढ़ते हैं क्या दिया जा रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्टोन थ्रोन अप एंड अनदर डाउन फ्रॉम अ टावर विल बी द सेम एज दे रीच द ग्राउंड। क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी टावर है, अगर किसी को ऊपर फेंकें और किसी को यहाँ से नीचे फेंकें, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा। तो सही बात है ना। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, किस तरफ थ्रो किया गया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्टोन थ्रोन अप एंड अनदर डाउन फ्रॉम अ टावर विल बी द सेम एज दे रीच द ग्राउंड। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन थ्रोन अप इज मोर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन थ्रोन डाउन। सही बात है, जो ऊपर फेंका गया उसका डिस्टेंस ये हो जाएगा ना, ज़्यादा है, और जो नीचे फेंका गया उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यही होगा दोनों। तो जो ऊपर फेंका गया उसका डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है ना, मोर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल चेंज विद पोजीशन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कर्व। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन बताना है x इक्वल टू 4 पे। सबसे पहले यहाँ पे किसके किसके बीच में ग्राफ है जी? v और s। तो dv अपॉन ds लिख लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है v dv अपॉन ds या dx, जो बोलना है बोलिए। तो सबसे पहले तो हमें dv अपॉन ds लिखना पड़ेगा। dv अपॉन ds का मतलब है स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो dv अपॉन अगर ds लिखेंगे मतलब इसका स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप हो जाएगा 50 माइनस 20, ये 30 है और ये 20 है। तो स्लोप हो जाएगा 30 अपॉन 20, दैट इज 3/2। ठीक, अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं। बाई है, बाई पे v है और x पे s है, या x बोल लो, x ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो चलिए x बोल लेते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा बाई मतलब v इक्वल टू mx। तो m 3/2 x अब प्लस c कितना है बच्चे? 20। तो ये वेलोसिटी हो गया। अब हमें कब पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन एट 4 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी पता करना पड़ेगा 4 पे। तो 3/2 x के जगह पे क्या पुट करेंगे? 4 अब प्लस 20। तो ये 2 से कट गया, 2 ये आ गया 26 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया वेलोसिटी। हमें लिखना है बच्चे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है v इंटू dv अपॉन dx। v हमने कैलकुलेट कर लिया 26, dv अपॉन dx अभी कैलकुलेट किया था 3/2। तो 2 से कट करूंगा तो ये 13 हो जाएगा, 13 इंटू 3 हो जाएगा 39 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन बन रहा है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है जी। आगे करते हैं, अगला सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आ जाइए। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल elevation angle of projectile at its highest point as seen from the point of projection। क्या बोला जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ जब हम नीचे से देखेंगे, मतलब ए वाला अल्फा। तो ये अल्फा हाईएस्ट पॉइंट पे होगा अगर मान लो तो एच होगा ना, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? r/2 होगा कि नहीं? अब बोलो, तो tan अल्फा लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? h अपॉन r/2, और बोल सकते हैं 2h अपॉन r tan अल्फा।
अब एक रिलेशन होता है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा जो है वो 30 डिग्री है। तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा जो है वो इक्वल होता है 4h/r के। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan 30 4h/r, tan 30 हो जाता है 1/√3 4h/r, h/r हो जाएगा 1/4√3। क्या हो जाएगा, 1/4√3। ध्यान से देखिए, तो हमें तो अल्फा निकालना है, तो tan अल्फा इक्वल टू 2 इंटू h/r के जगह पे क्या लिख देंगे, 1/4√3। तो 2 से 2 कट जाएगा, tan अल्फा आएगा 1/2√3 और अल्फा आएगा tan इनवर्स 1/2√3। क्या आएगा, tan इनवर्स 1/2√3। और सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, द सीलिंग ऑफ a hall is 20 meter high. For maximum horizontal distance, the angle at which the ball may be thrown with the speed of 40 meter per second without hitting the ceiling of the hall. हाँ, एक हॉल है, ऐसे सीलिंग है, और एक इतना है, इसका हाइट है बच्चे 20 मीटर। अब बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए तो कवर करेगा। तो इसका जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट जो अभी हम प्रोजेक्ट करेंगे किसी भी पार्टिकल को, तो हमें पता है कि रेंज 0 से 45 तक बढ़ता है ना, 0 से 45 तक बढ़ता है, ये मुझे पता है। 45 के बाद ही घटेगा। तो देख लेते हैं एच मैक्स किस एंगल पे होगा। तो एच मैक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एच मैक्स है 20, यू भी शायद दे रखा है, यू कितना है बच्चे 40, तो 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g 20। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन 40 इंटू 40, तो आ जाएगा 1/4। साइन थीटा क्या आ जाएगा 1/2, है ना। यानी कि थीटा हो गया 30 डिग्री। अब थीटा जैसे ही 30 डिग्री से ज़्यादा होगा, बॉल को क्या करेगा, ऊपर जो सीलिंग है उसको हिट कर देगा, है ना। तो कितना एंगल पे हम मैक्सिमम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, 30 डिग्री पे। क्लियर है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो 55 का ऑप्शन नंबर 3 30 डिग्री। क्लियर है, अगला सवाल देखेंगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोला जा रहा है, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली एंड अनदर इज जस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, विच ऑफ दिस विल रीच ग्राउंड फर्स्ट। तो दो बॉल हैं, है ना, एक को बोला जा रहा है टावर है बच्चे, ठीक है, और एक को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जा रहा है, ठीक है ना, और दूसरे वाले को जस्ट ड्रॉप किया जा रहा है। तो एक इस तरह का पाथ लेके नीचे आएगा और एक इस तरह का पाथ लेके नीचे आएगा। अब बताइए दोनों ही केस में टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g। चाहे आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करो या फिर इसको जस्ट ड्रॉप कर दो, क्योंकि दोनों ही केस में वर्टिकल में बाई के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल कंडीशन दोनों का सेम ही है। तो दोनों बॉल जो हैं वो एक ही टाइम पे नीचे आएंगे। इसमें भी जो टाइम लगता है वो होता है √2h/g। तो बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 16 हो गया। 17 देखिए, अ ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट। तो देखिए पहले तो इसको बना लेते हैं, ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाता है साउथ, ये हो जाता है ईस्ट और ये हो जाता है वेस्ट, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रेन जो है वो किधर जा रहा है,
ट्रेन जा रहा है वेस्ट की तरफ, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ठीक। एंड अ कार इज अलोंग साउथ, और एक कार किधर जा रहा है, इस तरफ, साउथ की तरफ, वेलोसिटी ऑफ कार। क्लियर है बच्चे? तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन को लिख सकते हैं वीटी माइनस आई कैप, और इसको बोल सकते हैं माइनस जे कैप, ठीक है। हमें क्या लिखना है, द ऑब्जर्व्ड डायरेक्शन ऑफ कार टू द पैसेंजर इन ट्रेन, मतलब कि हमें लिखना है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ कार आपको पता है, ये हो जाएगा माइनस में वी सी जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी टी आई कैप। अब देखो आई पॉजिटिव है और जे नेगेटिव है, तो आई पॉजिटिव इसमें होता है ना, और जे नेगेटिव इसमें होता है, मतलब डायरेक्शन ये हो गया, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो बच्चे ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन 17 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 1 साउथ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम लोग। हाँ, 17 का हो जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या है, चलिए देखते हैं। A man is walking due east with a speed of 4 km per hour. The raindrop. A man is walking due east. ध्यान से देखिए, फिर से बना देता हूँ मैं। क्या हो जाएगा बच्चे, वापस से नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि एक आदमी है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन 4i कैप हो जाएगा, ठीक है। द रेन ड्रॉप्स टू फॉल डाउन वर्टिकली अपीयर्स मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दे रखा है, टू फॉल डाउन वर्टिकली वाई एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक और चीज गिवन है आपके सामने, वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये है 4 माइनस जे कैप में नीचे की तरफ। हमें क्या लिखना है, द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। हमें लिखना है वेलोसिटी ऑफ रेन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा माइनस 4j कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा 4i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दिस। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन का, तो आप देख रहे हैं हो जाएगा 4√2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, दोनों सेम है, tan थीटा लिखेंगे तो VR/VM हो जाएगा, तो tan थीटा VR/VM करेंगे, है ना, और tan थीटा VR/VM करेंगे तो 4/4 1 हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल सब में 45 डिग्री है, डिग्री ही है, हमें मैग्नीट्यूड ही देखना था, सब में 45 है, देख लीजिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड आ गया 4√2। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा 18 का, ऑप्शन नंबर 1 4√2 किलोमीटर पर आवर एंड 45 डिग्री विद द वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं बच्चे, चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। इसके अंदर क्या है कि एक बलून है जिसका मास m है ना, और वो डिसेंड कर रहा है विद एक्सेलरेशन g/10। अब बोल रहा है इस बलून में से कितना मास रिमूव कर दिया जाए ताकि वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दे। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि एक बलून है और इसका मास m है, ठीक है। किधर जा रहा है वो, नीचे की तरफ। कितना एक्सेलरेशन से, g/10 से। क्या क्या लग रहा होगा इस पे बच्चे, एक तो mg लग रहा होगा, दूसरा लग रहा होगा फोर्स ऑफ बॉयंसी। इक्वेशन लिखोगे तो हो जाएगा mg माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी इक्वल टू mg/10। तो एक तो ये हो गया पहला। फिर क्या बोल रहा है कि इस बलून में से कितना मास रिमूव किया जाए। तो मान लो हमने इसमें से स्मॉल m मास रिमूव कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ,
ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो गया, कितना हो गया, कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी। ऊपर की तरफ बुयांसी फोर्स वही रहेगा क्योंकि बोला गया है वॉल्यूम लगभग वही है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसके वजह से ऊपर जाने लगा, कितना एक्सेलरेशन से, g/10 से। तो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, FB माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी इक्वल टू m माइनस स्मॉल m इंटू g/10। पहले इक्वेशन क्या था, पहले वाला इक्वेशन, पहला इक्वेशन है तो दूसरा इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन यहीं पे लिख लेते हैं, क्या था, ये था mg माइनस FB इक्वल टू mg/10। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो कट गया कट गया, यहाँ बचा mg, यहाँ भी माइनस mg और प्लस स्मॉल mg और इक्वल टू यहाँ हो जाएगा बच्चे 2mg/10। यहाँ से देखेंगे mg/10 mg/10 2mg/10 और माइनस स्मॉल mg/10। तो स्मॉल m को एक तरफ कर लेते हैं, स्मॉल m को एक तरफ कर लोगे तो आ जाएगा mg प्लस mg/10। इसको बच्चे इधर लाया मैंने, ये 10 है और इधर हो जाएगा 2mg/10, ये कैपिटल M है। 10 कट गया, नहीं 10 अभी नहीं कटेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 11mg/10 और इधर हो जाएगा 2mg/10। 10 कट गया, g कट गया, स्मॉल m लिखेंगे तो आ जाएगा 2m/11। 2m/11 यही स्मॉल m पूछ रहा था आपसे कि कितना मास से रिमूव किया जाए, तो 2m/11 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आ जाइए 20 नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स, बनाने वाला सवाल ही नहीं है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे बच्चों, तो चलिए 21 पे देखते हैं। हाँ, the figure shows the position time graph of one dimensional motion of a body of mass 0.8 kg, the magnitude of each impulse। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ग्राफ है वो चेंज कर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है, मतलब कोलिजन हो रहा होगा कहीं ना कहीं। और उस क्या पूछ रहा है आपसे, इम्पल्स पूछ रहा है। तो आप देखेंगे इम्पल्स अगर मुझे लिखना है j, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम होगा, और चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2mv, है ना, क्या हो जाएगा 2mv। वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, तो इस ग्राफ का देखो पहले स्लोप दोनों तरफ सेम ही है, मतलब एक तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव था, इस तरफ वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे तो 2mv आ जाएगा। वेलोसिटी लिख लेते हैं, वेलोसिटी स्लोप हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा, तो 8/2 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 2 मास कितना है 0.8, वेलोसिटी कितना है 4, और हो जाएगा 8 × 0.8 दैट इज 6.4 न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि a vehicle of mass 2m is moving on a rough horizontal road with the momentum p if the coefficient of friction between the tires and the road is mu, then a stopping distance। तो stopping distance किसकी वजह से रुकता है, फ्रिक्शन की वजह से रुकता है, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू एन, एन नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे तो हो जाएगा 2mg, 2m मास दे रखा है यहाँ पे, और इंटू डी, फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, इनिशियल लिखेंगे तो हो जाएगा p²/2m, तो 2 इंटू मास कितना है 2m। क्लियर है। यहाँ से हमसे डी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डी, तो डी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, देख लो, माइनस माइनस तो गायब हो जाएगा, p²/4m है और इधर से 2 जाएगा तो 8m² म्यू जी, 8m² म्यू जी, और 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 की क्या है, बोल रहा है कि 80 kg slab rest on a smooth floor as shown in figure, a 30 kg block A rest on the top of the slab।
द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्लैब एंड द ब्लॉक इज 0.6 while the kinetic friction coefficient is 0.4. The block A is acted upon by the horizontal force 200 Newton if g equal to 10 meter per second square. The resulting acceleration of the slab will be. हाँ, अब देखो बच्चे, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि दूसरा वाला ब्लॉक जो है वो फ्रिक्शन के वजह से चलेगा। किसकी वजह से चलेगा? फ्रिक्शन की वजह से। तो दूसरे वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन कितना आएगा, पहले तो एक कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन आएगा म्यू एम जी। म्यू कितना है? तो म्यू दे रखा है 0.6 और एम कितना है 30 और जी कितना है 10। तो ये हो जाएगा 180 न्यूटन फ्रिक्शन। यानी कि 80 केजी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? 80 केजी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है 180 फ्रिक्शन अपॉन मास 80, यानी कि ये 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है? मतलब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना हो सकता है। तो कितना है? अब इतना है कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा हमें। तो वो कैसे देखेंगे? तो पहले तो हम कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चे? कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है कितना 200 और मास लिखेंगे तो 110। ये आएगा 1.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी कॉमन एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है दूसरा वाला ब्लॉक जिस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उससे कम हो, तब वही एक्सेलरेशन हो जाता है दोनों ब्लॉक का। तो यहां आप देखेंगे कॉमन एक्सेलरेशन जो है वो दूसरे वाले के मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कम है। इसका मतलब दोनों साथ चलेगा, बोथ विल मूव विद सेम एक्सेलरेशन, विद सेम एक्सेलरेशन, है ना। तो ए कॉमन क्या हो जाएगा? ए कॉमन यहां पे ए मैक्स से कम है, इसलिए दोनों साथ चलेगा। और इसलिए 30 केजी वाला ब्लॉक 80 केजी वाला ब्लॉक दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा और वो कितना होगा 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चे इस सवाल में ऑप्शन नहीं है ना। ये आएगा कितना 200/110 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.81। तो ये इसका आंसर ये है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होंगे किसी तरह का कोई समस्या नहीं। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसमें ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने बना के आपको बता दिया, यही आंसर माना जाएगा। ठीक है, 24 के अंदर क्या बोला जा रहा है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल F इक्वल टू अल्फा बाई 2v। F इक्वल टू क्या है? अल्फा अपॉन 2v, where alpha is constant। अल्फा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चे? तो वर्क डन हो जाएगा F डॉट ds, है ना। तो F तो फोर्स हो जाएगा, ds को आप लिख सकते हैं VDT। क्या लिख सकते हैं? VDT, क्योंकि ds अपॉन dt क्या होता है? V, आपको पता है। तो ds को लिख सकते हैं ना VDT। तो मैंने यहां से ds को क्या लिख दिया? VDT। अब यहां से ये जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा F कितना है? अल्फा अपॉन 2v और इंटू v इंटू dt। तो v गया, तो अल्फा बाई 2 dt। तो कितना हो गया बच्चे? अल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन 2। तो वर्क डन हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन 2। और सही ऑप्शन है 24 का ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है, कोई समस्या नहीं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है? अ पार्टिकल is released from rest at origin, it moves under the influence of potential field। पोटेंशियल फील्ड है मतलब टोटल एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। टोटल एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, है ना। अब क्या बोल रहा है? इनिशियली रेस्ट से
स्टार्ट कर रहा है तो काइनेटिक तो जीरो हो ही गया। पोटेंशियल एनर्जी आप इसमें x का वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, है ना, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपको जीरो दिखेगा। बाद में काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 4 पे, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4 और ये हो जाएगा 16 माइनस 64 और अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 64 माइनस 16 माइनस में 48, तो ये हो गया माइनस में 48 जूल। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे बच्चे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 48 जूल, ऑप्शन नंबर 4। तो 25 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बढ़िया सवाल है 26। देखिए क्या बोला जा रहा है, मशीन इज डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर टू ड्राइव अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट टाइम। यानी कि हमसे क्या पूछता है कि जो पावर है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो पावर क्या है, कांस्टेंट है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी अगेंस्ट टाइम। तो P क्या है, कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा m dv अपॉन dt, ये तो हो गया फोर्स, पावर का मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी, और इंटू v क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आप v dv लिख सकते हैं और इधर कांस्टेंट k लिख सकते हैं। देखो बच्चे v dv m नीचे आ जाएगा, dt इंटीग्रेट करो, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, इधर आएगा वी स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेट करूंगा, ये हो जाएगा k बाई एम और ये हो जाएगा t। मतलब यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा है कि वी स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल है t के, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू हो गया क्या, t का पावर हाफ, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अब v को हम लोग क्या लिखेंगे, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt क्या है, प्रोपोर्शनल टू t का पावर हाफ, तो ds क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल t का पावर हाफ इंटू dt, इंटीग्रेट कर दो, s प्रोपोर्शनल हो जाएगा t का पावर 3/2, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, और लिख सकते हो s स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यू, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, है ना। तो एस स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यू, ऑप्शन है 2। तो 26 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत है तो बोलिए, पावर लिखा हमने, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। पावर लिखा, कांस्टेंट है, उसको पावर को लिख दिया, फोर्स इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर हमने इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस से वहां तक पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, चलिए। टू बॉडीज ऑफ मास 0.2 kg, है ना, दो बॉडीज हैं, m1 कितना है, m1 है बच्चे 0.2 kg, m2 कितना है बच्चे 0.6 kg, ठीक है, और एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, कितना v1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड और v2 कितना है 0.2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर इन 20 सेकेंड, द कंबाइंड मास ट्रेवल। तो दोनों का मास दे रखा है, पहले का 0.2 kg, दूसरे का 6.2 kg, दोनों अपोजिट जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाएगा Pi इक्वल टू Pf। तो पहले हो जाएगा 0.2 इंटू 2 माइनस 0.6 इंटू 0.2 और इक्वल टू, दोनों मिल जाएंगे तो मास हो जाएगा 0.8 और इंटू भी, तो पहले तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा बच्चे 0.4, अब माइनस से हो जाएगा 0.12, है ना, 0.12 इक्वल टू 0.8 v। तो v इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.28 अपॉन 0.8, ठीक है। ये तो हो गया वेलोसिटी। अब बोल रहा है 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस करेगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी 0.28 अपॉन 0.8 और इंटू 20, ये हो गया। अब देख लो क्या हो जाएगा, तो ये 2.8
नीचे आ जाएगा 0.47 मीटर। कितना आ रहा है बच्चे? 7 मीटर। सही ऑप्शन हो गया 27 का 3। तो किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, 7 मीटर। क्लियर है ना? हमने वेलोसिटी निकाल दिया, डिस्टेंस हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। द स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन वेक्टर गिव्स द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डीके अपॉन डी आर। डायमेंशनली चेक कर सकते हो बच्चे, डीके अपॉन डी आर, डी ओ अपॉन डी आर फोर्स होता है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स नहीं है, फोर्स है। तो फोर्स का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम। तो ऑप्शन हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। चलिए क्या बोल रहा है? 2 मासलेस स्ट्रिंग लेंथ 2 मीटर। लेंथ कितना दे रखा है बच्चे? 2 मीटर। द सीलिंग वेरी नियर टू ईच अदर एज शोन फिगर। टू बॉल्स ए एंड बी 0.5 kg। M1 कितना है? 0.5 kg। M2 कितना है? 1.5 kg। और अटैच्ड है स्ट्रिंग से। द बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट 0.8 मीटर। यहां से गिराया गया, shown in the figure. The collision between two balls is completely elastic immediately after the collision. The kinetic energy of ball is 3 joule, है ना? The kinetic energy of ball B is 3 joule after the collision. ठीक है? The velocity of A just after the collision. क्लियर है? अब बच्चे इसको 0.8 मीटर से गिरा रहे हैं। जब ये नीचे आएगा तो इसका वेलोसिटी, A का वेलोसिटी हो जाएगा √2gh। तो 2gh तो 2 इंटू 10 इंटू 0.8 तो ये हो जाएगा 16। तो 4 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? ए का वेलोसिटी टकराने से पहले। क्लियर है? बी का बता रहा है टकराने के बाद। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी लिखेंगे तो हो जाएगा हाफ मास ऑफ बी। मास ऑफ बी लिखेंगे तो 1.5 kg मतलब 3/2। और वी स्क्वायर इक्वल टू ये दे रखा है 3, तो 3 गया। वी आएगा 2 मीटर पर सेकेंड बी का आफ्टर कोलिजन। क्या? आफ्टर कोलिजन। ठीक है? completely elastic immediately after the collision. The kinetic energy of ball B is 3. The velocity of A just after the collision. है ना? तो अब यहां से हम लोग लगा सकते हैं किस तरह का कोलिजन हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीटली इलास्टिक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, हमें B का वेलोसिटी पता है। क्या पता है? B का वेलोसिटी पता है। मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो पी आई इक्वल टू पी एफ। इनिशियल मोमेंटम ए का तो मैं लिख सकता हूं। तो ए का मास है कितना? 0.5 और इंटू वेलोसिटी कितना है? 4। बी है रेस्ट में तो 0। ठीक है? आफ्टर बी का वेलोसिटी पता चला कितना? 2 और मास कितना है? 1.5। तो 1.5 इंटू 2 प्लस ए का हमें पता करना है। ए का मास हमें पता है 0.5 और वेलोसिटी मान लेते हैं। क्लियर है बच्चे? अब यहां से आप देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, अब प्लस 0.5 VA हो जाएगा। अब यहां से VA जब लिखोगे तो 2 - 3 -1 हो जाएगा अपॉन 0.5 -2 मीटर पर सेकेंड आएगा। -2 मीटर पर सेकेंड मतलब इस डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव लिया है तो इस डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट में, तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट। 29 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इस सवाल के अंदर आपको नहीं रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कल ऑफ रेडियस 30/π। रेडियस दे रखा है 30/π। ठीक है? विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सटेंशन इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, वेलोसिटी दे रखा है 120 मीटर पर सेकेंड, है ना? ठीक है? एट द एंड ऑफ द 4th रिवॉल्यूशन, मतलब
फोर्थ रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया होगा, एक रिवॉल्यूशन में कितना 2 पाई आर, तो 4 इंटू 2 पाई और आर लिखेंगे तो 30 अपॉन पाई, और ये पाई पाई गया और ये हो गया 8,240 मीटर। ठीक है, क्लियर। आफ्टर द मोशन हैज बिगन, मतलब इनिशियली क्या था 0। अब हमसे पूछ रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं a इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। इसको नॉर्मली तरीके से बना देंगे। फाइनल 120 का स्क्वायर, इनिशियल था 0, 2a नहीं 2s माफ करना, तो 2s के जगह पे लिखेंगे 240, तो हो गया 120 इंटू 120, 2 इंटू 240, और यहाँ से कट गया ये 2 टाइम्स, यहाँ से 60 और यहाँ से 30, तो एक्सेलरेशन आया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 30 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। अगला सवाल की तरफ हम लोग जाएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर क्या 31। तो चलिए 31 देखते हैं। हाँ, 31 के अंदर क्या बोला जा रहा है बच्चे, अ स्टोन ऑफ मास 1 kg टाइज टू अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 9 मीटर इज reeling in a circular path of radius L in a vertical plane if the ratio of the maximum tension in the string to the minimum tension is 5, the speed of the stone at the highest point। देखो बच्चों, वर्टिकल सर्कल का सवाल है। वर्टिकल सर्कल में अगर मान लो ऐसे कुछ घूम रहा है, तो ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ का वेलोसिटी VL बोल रहा हूँ, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कम होता है, VH हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे टेंशन अलग होता है, यहाँ पे टेंशन अलग होता है, तो यहाँ का टेंशन TL, यहाँ का टेंशन TH। तो अगर मैं TL अपॉन TH लिखूं तो लोएस्ट पे टेंशन ज़्यादा होता है, और कितना होता है mg प्लस mvL स्क्वायर अपॉन R लिख लेते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए। ठीक है, अपॉन mg, और हाँ ऊपर लिखना है, ऊपर लिखोगे तो ऊपर का जो टेंशन है वो हो जाता है mvh स्क्वायर अपॉन R माइनस mg, है ना। तो नीचे मैक्सिमम होता है ना, यानी कि ये T मैक्स है, T मैक्स बाई T मिनिमम लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मिनिमम हाईएस्ट पे होगा, मैक्सिमम लोएस्ट पे होगा, और ये रेशियो दे रखा है बच्चे 5, है ना। अब इसी को सॉल्व करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा mg प्लस mvL स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू 5mvh स्क्वायर अपॉन R माइनस 5mg। ठीक, क्लियर है। एक तरफ कर लेते हैं सब कुछ, तो इधर हो जाएगा 6mg इक्वल टू m बाई आर, m बाई आर देखिए कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चे 5vh स्क्वायर माइनस VL स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, m कट जाएगा, ठीक है, तो 5vh स्क्वायर माइनस VL स्क्वायर इक्वल टू 6gr, पहला ऑप्शन कितना 6gr, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक दूसरा रिलेशन भी होता है बच्चे इसके भी और इसके बीच में, यहाँ से ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रहा होगा, तो लिखेंगे क्या कि यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी है ना, तो क्या लिख सकते हैं, दूसरा कलर से लिख देता हूं मैं। देखिए ए हो गया और ए बी हो गया, तो एम वी हाफ एम वी एल स्क्वायर, हाफ एम वी, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी का गेन हुआ है, तो हो जाएगा एम जी इंटू 2R प्लस हाफ एम
VH का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप रिलेशन लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा VL स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर, देखो MM कट जाएगा सब में, और आ जाएगा 4GR। क्या आ जाएगा? 4GR। तो देखिए इधर लिख रहा हूँ मैं VL स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4GR। ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक, क्लियर है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हमसे पूछ रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, तो VL कट गया, ये आ गया 4VH स्क्वायर इक्वल टू 10GR। VH स्क्वायर इक्वल टू 10GR बाई 4 मतलब 5/2GR, और VH इक्वल टू हो जाएगा √5/2GR। सॉल्व करते हैं, 5/2G का वैल्यू 10 और R का वैल्यू है, R का वैल्यू L हो गया 9। तो देख लीजिए कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा बच्चे 25 इंटू 9, तो 5 इंटू 3 बाहर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन चूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा सॉल्यूशन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बच्चों। द ब्रेकिंग फोर्स फॉर अ वायर of diameter of material is F, the breaking force for a wire of same material of radius 2D। देखिए ब्रेकिंग फोर्स, देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल पे डिपेंड करता है और किसी बात पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक ही मटेरियल के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस कांस्टेंट होगा, तो जो ब्रेकिंग फोर्स है F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R स्क्वायर के। तो F1/F2 लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो पहले ब्रेकिंग फोर्स कितना था? F। बाद में हमसे पूछ रहा है पहले रेडियस कितना था बेटा, डायमीटर दे रखा है देखना, तो रेडियस पहले हो जाएगा D/2 और बाद में रेडियस हो गया 2D, तो D कट गया तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो F/F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/16, और F2 लिखेंगे इस तरीके से तो F2 इक्वल टू हो जाएगा 16F। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। बढ़िया सवाल है, देखिए इसमें फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, मैथ्स का रोल है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे बच्चों, आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, एन अडल्टरेटेड सैंपल ऑफ मिल्क, मतलब मिलावटी मिल्क, हैज अ डेंसिटी ऑफ 10⁻36 kg per meter cube, while pure milk has a density of 1080 kg per meter cube. The volume of pure milk in the sample of 20 liter of मिलावटी मिल्क, एडल्टरेटेड मिल्क। देखिए क्या बोला जा रहा है कि मिलावटी मिल्क के अंदर दोनों का डेंसिटी दे रखा है, प्योर मिल्क का और मिलावटी मिल्क का, है ना। तो उसमें पूछ रहा है कि 20 लीटर मिलावटी मिल्क में कितना प्योर वॉल्यूम होगा मिल्क का। तो चलिए करते हैं इसको। कैसे करेंगे? तो चलिए अब देखिए डेंसिटी ऑफ मिल्क, मिलावटी मिल्क कितना है, वो है 1036 kg पर मीटर क्यूब, है ना। 20 लीटर वॉल्यूम है, और वाइल प्योर मिल्क का डेंसिटी दे रखा है, प्योर मिल्क रो प्योर, है ना। रो प्योर कितना है वो है 1080 kg पर मीटर क्यूब। अब मान लो 20 लीटर मिलावटी मिल्क है, मिलावट है उसमें, मतलब वाटर भी है और मिल्क भी है। तो मान लो 20 लीटर में से V वॉल्यूम जो है वो आप मान लीजिए मिल्क है। तो अगर V वॉल्यूम, सबसे पहले तो इसका मास लिख लेते हैं। तो मास लिखेंगे अगर किस्त का, एडल्टरेटेड मिल्क का, मिलावटी मिल्क का, तो हो जाएगा 20 लीटर है तो इसको मीटर क्यूब में लिख लेते हैं, और इंटू 1036 एडल्टरेटेड मिल्क का मास हुआ। अब इसमें क्या क्या है, वाटर है और मिल्क है। तो वो इसमें जो मिल्क है मान लेते हैं V वॉल्यूम है, मिल्क का वॉल्यूम कितना है V, तो V लीटर, तो
मीटर क्यूब में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा v इंटू 10⁻³ और इतना वॉल्यूम अगर मिल्क है तो इसका मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बाकी जो वॉल्यूम बचा वो वाटर रहा होगा, तो बाकी कितना बचा 20 - v और इंटू 10⁻³ और वाटर का डेंसिटी कितना हो जाता है बच्चे 1000। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, v मिल जाएगा, तो 10⁻³ तो कट ही जाएगा एलसीएम से, ठीक है। और 20 इंटू 1036 इक्वल टू 1080 v 20 इंटू 1000 माइनस 1000 v, देखिए है ना। अब इसको बेटा इसको एक तरफ ले आते हैं, तो 20 1036 इस तरफ है और इधर से माइनस होगा 1000, है ना, ऐसे आसान हो जाएगा सॉल्यूशन। और 1080 भी माइनस 1000 भी, ये हो गया 80 भी, ठीक है। अब ये हो गया 20 और ये हो गया 36 और ये हो गया 80 भी, तो ठीक है ऐसे कट जाएगा। और v इक्वल टू अगर लिखोगे तो आ जाएगा 36 इंटू 2/8, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 लीटर। 9 लीटर v आया। v क्या था, वॉल्यूम ऑफ मिल्क, क्या था, वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क। तो हमसे क्या पूछ रहा था, द वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क इन द सैंपल, तो 9 लीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 9 लीटर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। फॉर अ सरफेस मॉलिक्यूल विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सरफेस मॉलिक्यूल के लिए देखिए, हम लोग जानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर सरफेस मॉलिक्यूल पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होता है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है, ठीक है, तो पहला सही है। और क्या हो जाएगा जी, दूसरा, द पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस वाले मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो द पोटेंशियल एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड, तो फोर्थ, पहला और चौथा होना चाहिए इसके अंदर। तो इसका 34 का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट एंड 4। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला सवाल देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 35। आ जाइए 35 पे। क्या बोला जा रहा है, अ फ्लूइड is in a streamline flow across a horizontal pipe of variable area of cross section. For this, which of the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? The velocity is maximum at the narrowest part, हमें पता है कि v is inversely proportional to a होता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, तो ये सही, यहाँ तक तो सही है, पार्ट ऑफ द पाइप। एंड प्रेशर इज मैक्सिमम एट द बाइडेस्ट पार्ट, तो जहां पे बाइडेस्ट पार्ट होगा वेलोसिटी कम होगा, जहां वेलोसिटी कम होता है वहां प्रेशर ज्यादा होता है, सही ऑप्शन है। तो 35 का बच्चे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो 36 में क्या है, अ क्यूब ऑफ एल्युमिनियम ऑफ साइड 0.2 मीटर, एक क्यूब है, देखिए है ना, इसका साइड कितना दे रखा है, ए दे रखा है 0.2 मीटर, ठीक है। सब्जेक्टेड टू अ शियरिंग फोर्स ऑफ 250 न्यूटन, यहाँ से फोर्स लगा दिया 250 न्यूटन का। ऐसे फोर्स लगाने की वजह से इसके अंदर बच्चे डिफॉर्मेशन आया होगा, शियरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ऐसे बेंड कर गया होगा, है ना। द टॉप ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब शिफ्ट्स डिस्प्लेस्ड थ्रू 0.03 सेंटीमीटर है विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम फेस। तो x दे रखा है, इसको x बोला करते थे, याद कीजिए, और l है। और शेयरिंग स्ट्रेन जो होता था, स्ट्रेन फाई, वो होता था x/l, x हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर और l जो है वो कितना है, साइड है 0.2 मीटर, तो इसमें सेंटीमीटर है तो -2 हो जाएगा अपॉन 0.2। क्लियर है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा 0.015, ऑप्शन नंबर 0.0015, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, क्लियर है। आ जाते हैं 37 की तरफ।
द कैपिलरी ऑफ लेंथ 2L and 6L and radius R and 3R are connected in series. The net rate of flow of fluid through them will be. क्या बोला जा रहा है कि दो कैपिलरी है, वो कनेक्टेड है ऐसे, दोनों का लेंथ अलग है और ये 2L है और R है और ये 6L है और ये 3R है. तो पहले तो R1 लिख लेते हैं, है ना. R1 क्या हो जाएगा बच्चे, तो R का फॉर्मूला होता है 8 ईटा L अपॉन पाई R स्क्वायर. तो R1 लिखेंगे तो हो जाएगा बच्चे 8 ईटा, L के जगह पे 2L आएगा और नीचे आ जाएगा पाई R स्क्वायर. और R2 लिखेंगे तो R2 हो जाएगा 8 ईटा, L के जगह पे 6L आया जाएगा और पाई R के जगह पे 3R हो जाएगा. तो 3R स्क्वायर नहीं, R का पावर 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, सॉरी. तो पाई 3R का पावर 4. ये हो गया R1 और ये हो गया R2. R इफेक्टिव लिख सकते हैं, सीरीज में है, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2. R1 आपके सामने है, कॉमन हो जाएगा 8 पाई R का पावर 4. तो 8 ईटा पाई R का पावर 4 और L कॉमन है बच्चे, यहाँ बच गया 2 प्लस यहाँ बच गया 6 अपॉन 3 का पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, तो यहाँ से 2 कट जाएगा. 8 ईटा L अपॉन पाई R का पावर 4, 2 प्लस 2 अपॉन 27 और इसको R इक्विवेलेंट सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 54 to 56. तो 56 अपॉन 27 8 ईटा L पाई R का पावर 4. ठीक है, अब हमें R इक्विवेलेंट मिल गया. हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है रेट ऑफ फ्लो. रेट ऑफ फ्लो क्यों हो जाता है बच्चे, P अपॉन R इक्विवेलेंट. तो P अपॉन R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो 8 ईटा L है ना, और 56 अपॉन 27 अपॉन पाई R का पावर 4. ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, P इंटू पाई R का पावर 4 8 ईटा L और ये हो जाएगा 27 अपॉन 56. और सवाल में पाई पी आर का पावर 4 ईटा L को x बोला है, तो हम लोग लिख सकते हैं 27 अपॉन 56 इंटू एक्स. ऑप्शन हो जाएगा 27 अपॉन 56, ऑप्शन नंबर 3 इंटू एक्स. क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है. आर इक्विवेलेंट निकालिए, क्यू हो जाएगा पोटेंशियल प्रेशर डिफरेंस अपॉन आर इक्विवेलेंट और इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे. अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 को. व्हाट इज द शेप ऑफ मेनिस्कस व्हेन वेटिंग लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ कैपिलरी ट्यूब. वेटिंग लिक्विड है ना, तो वेटिंग लिक्विड के लिए जो मेनिस्कस होता है बच्चे, वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है. नॉन वेटिंग के लिए कॉन्वेक्स होता है. तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कॉनकेव अपवर्ड. क्लियर है, आगे चलते हैं. अगला सवाल 39. इफ एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड देन टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट विल बी डिफरेंट. सही बात है. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन विल बी डिफरेंट इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन. ये भी सही है. तो क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए. दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है. किसी तरह का कोई समस्या नहीं है एक्सप्लेनेशन में. 40 नंबर, इसमें क्या बोला जा रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इफ द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम. है ना, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है. ब्लॉक किस में है, अगर इक्विलिब्रियम में है मतलब जितना इधर mg का कंपोनेंट होगा उतना ही फ्रिक्शन होगा. तो फ्रिक्शन इक्वल टू, तो देखिए ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा. इधर mg हो जाएगा और इधर कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 30 डिग्री. तो mg कितना हो जाएगा 40, cos 30 लिखेंगे तो √3/2 और ये आ जाएगा 20√3. सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 40 का ऑप्शन नंबर 1. किसी तरह का कोई प्रॉब्लम
नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्लियर है? चलिए। A block of mass m is placed on a smooth triangular block as shown in figure. The triangular block is moving horizontally with a speed 3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चे। द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? g साइन थीटा, तो g साइन 60 डिग्री, तो 10 साइन 60 डिग्री लिखेंगे तो √3/2 हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो 41 का ऑप्शन नंबर 2, 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अगला सवाल 42 नंबर। चलिए 42। A body of mass 3 kg is moving with velocity 8 meter per second towards east. Another body of same mass and same velocity moving towards north collides with former and coalesces and moves towards northeast. Its velocity is, क्या बोल रहा है इसके अंदर कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है 3 kg और कितने वेलोसिटी से जा रहा है, और जा रहा है कितने वेलोसिटी से? 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में। किधर जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब इसका जो v1 है वो 8 I कैप है। अनदर बॉडी ऑफ सेम मास एंड सेम वेलोसिटी इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो दूसरा हो जाएगा v2 और इसका टुवर्ड्स नॉर्थ, collides with former and coalesces to move toward north east. Its velocity is, और फिर नॉर्थ ईस्ट में जाने लगा। ये किधर जा रहा है? नॉर्थ में। ठीक है, collides with the former and coalesces and moves towards north east. Its velocity, दूसरे वाले मास का भी मास कितना है? 3 kg। ठीक है, तो क्या लिखोगे? 3 into 8 I कैप प्लस 3 इंटू भी नहीं पता हमें, v जे कैप। किधर जा रहा है? नॉर्थ में। ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास m 3 kg, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m 3 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, अनदर बॉडी ऑफ सेम मास एंड सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी भी बोल रखा है बच्चे, तो क्या हो जाएगा? 8j और दोनों मिल गया, कोलेस कर गया, तो मास कितना हो गया? 6 kg और इंटू वेलोसिटी क्या हो गया? v। तो यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, तो वेलोसिटी आ जाएगा 4I प्लस 4j कैप। ठीक है, 6 से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड लिखोगे v, तो हो जाएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड, और 42 का ऑप्शन बन जाएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला सवाल देखेंगे 43। 43 क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस r such that centripetal acceleration ac varying with time t is ac equal to k square r cube t square, where k is a constant. What is the power delivered to the particle by the force acting on it? What is the power delivered to the particle by the force acting on it? सेंट्रिपिटल दे रखा है बच्चे, तो सेंट्रिपिटल क्या हो जाता है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, तो v स्क्वायर बाई r k स्क्वायर r क्यू टी स्क्वायर, तो v स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर r का पावर 4 टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया v स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द पावर डिलीवर। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ m v की जगह पे k स्क्वायर r का पावर 4 t स्क्वायर, है ना। ये हो गया k। dk अपॉन dt लिखेंगे तो हाफ m k स्क्वायर r का पावर 4 t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बच्चे 2t, 2 कट जाएगा, आएगा m k स्क्वायर r का पावर 4 और इंटू टी, m k स्क्वायर r का पावर 4 इंटू टी। ऑप्शन नंबर 3, 43 का ऑप्शन हो जाएगा 3। क्लियर है? तो थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। तो चलिए 44 क्या बोल रहा है? फॉर अ बॉडी इन अ सर्कुलर
motion with a constant angular velocity, the magnitude of instantaneous acceleration over a period of quarter revolution. क्वार्टर रिवॉल्यूशन का मतलब यहाँ से यहाँ तक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक में है ना वेलोसिटी, यहाँ पे तो वेलोसिटी इस तरफ होगा ओमेगा आर, यहाँ पे वेलोसिटी बच्चे इस तरफ हो जाएगा ओमेगा आर। तो अगर एवरेज एक्सेलरेशन लिखोगे तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा जो कि कितना हो जाएगा √2 ओमेगा आर, है ना। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा √2 ओमेगा आर अपॉन टाइम, टाइम t/4 हो जाएगा, तो t/4 लिख सकते हैं, है ना। और इसको लिख सकते हैं √2 ओमेगा आर, और t को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा और इंटू 4 t/4। ओमेगा ऊपर आ जाएगा, है ना, तो आ जाएगा 2√2 ओमेगा आर, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन पाई, क्या आ जाएगा 2√2 ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन पाई। ये हो गया एवरेज। अब दूसरा चीज पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर लिखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा v²/r कांस्टेंट एंगुलर या ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर आर आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों का रेशियो, मतलब एक्सेलरेशन ओवर ए एवरेज और ए टी का, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे 2√2 अपॉन पाई हो जाएगा, है ना। और बोल सकते हैं ए टी अपॉन ए एवरेज क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2√2। तो ऑप्शन देख लेते हैं 44 का, ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है पाई अपॉन 2√2। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या बोला जा रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, देन अगर पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है, देन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर वेलोसिटी विल बी 0। नहीं, गलत बात है। क्रॉस प्रोडक्ट 0 तब होगा जब थीटा 0 होगा, है ना। a क्रॉस b लिखते हैं, क्या लिखते हैं, a क्रॉस b लिखते हैं बच्चे ए बी साइन थीटा, तो ये थीटा 0 होना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट, अब जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा, है ना, और एंगुलर वेलोसिटी तो एक्सियल वेक्टर होता है ना, तो परपेंडिकुलर होंगे तो नहीं होगा। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर वेलोसिटी मस्ट बी सेम, कोई जरूरी नहीं है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ भी हो सकता है, एंगुलर वेलोसिटी आगे घूम रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो गलत है। द रिजल्टेंट फोर्स मे बी टुवर्ड्स द सेंटर, मे लिखा हुआ है, तो मे हो सकता है जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो सही है तीसरा। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी टुवर्ड्स द सेंटर, मस्ट नहीं हो सकता, मे सही है। तो 45 को हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, ठीक है। हाँ देखिए 46 नंबर एक और सवाल है, 2 सवाल ऐसा इसमें था जिसका आंसर नहीं बन रहा था, और एक उसमें से एक ये है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये थीटा 30 डिग्री है, ठीक है। वाइल सवाल पढ़ लेते हैं पहले स्टार्टिंग से। 2 बॉडीज ऑफ मास m and 6m आर अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। The body of mass m is hanging from the string of length L is executing periodic motion with amplitude theta equal to 30 degree with other bodies at rest on the surface, है ना। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, the minimum coefficient of friction between the mass 6m and the horizontal surface must be। यहाँ पे minimum coefficient of friction क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो मैक्सिमम पहले टेंशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे T मैक्सिमम हो जाएगा बच्चे mg प्लस mv²/r, है ना। और जो मैक्सिमम T के वजह से ही तो ये मूव करेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जो फ्रिक्शन है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा म्यू, और नॉर्मल हो जाएगा 6 mg इक्वल टू T हो जाएगा mg प्लस mv²। देखिए हम लोगों ने किया है कि अगर थीटा एंगल से कोई चीज़ नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है √2gl 1 - cos थीटा।
तो वी स्क्वायर हो जाता है 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। आपने बहुत बार बनाया होगा क्योंकि ये एल कॉस थीटा हो जाता है, ये वाला हाइट हो जाता है एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो एम वी स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2gl 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन एल। तो एल एल तो कट जाएगा, तो 6 म्यू एम जी इक्वल टू ये हो गया 3 एम जी, एम जी प्लस 2 एम जी, यहाँ से 3 एम जी अब माइनस 2 एम जी कॉस थीटा। तो एम जी भी गया। तो आप यहाँ से देखेंगे तो म्यू का फॉर्मूला एक बन जाएगा, यहाँ पे वो आएगा 3 माइनस 2 कॉस थीटा, 3 माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन 6। तो 3 माइनस 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस 30 डिग्री हो जाएगा बच्चे अपॉन 6। ठीक है, अब इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 6, और ये सॉल्व करने के बाद इसमें से कोई नहीं आता है, ये आता है कितना वो मैं बता देता हूँ, ये 0.21 आता है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 0.21। क्या हो जाएगा? 0.21। तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए समझ में आ गया। अगला सवाल देखेंगे 47 नंबर। हाँ, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर होगा 0.21। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.21 आएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल टू 40x। अब इसमें हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो बच्चे सबसे पहले तो dv अपॉन dx निकाल लो। पहले तो इसको v स्क्वायर कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ बच्चे v स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 40x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे v स्क्वायर को, तो v स्क्वायर का हो जाएगा 2v इंटू dv अपॉन dx, और यहाँ पे कितना बच जाएगा माइनस 40। 200 का 0 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट किया इसको, माइनस 40 बच गया बच्चे यहाँ से। अब v dv अपॉन dx क्या बच गया माइनस 20। यही तो एक्सेलरेशन होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 47 का 1। क्या हो जाएगा आंसर 47 का 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे का सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। आप देखेंगे तो ये है s प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर का ग्राफ ना, उल्टा है ना, बाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का आप बोल सकते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल कुछ और आएगा साथ में प्लस सी कांस्टेंट। तो यहाँ से डी एस अपॉन आप डी टी लिख दें, तो डी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा -2t के। तो वेलोसिटी का ग्राफ आपको दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है ना। बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप किसका है? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 A steel block having an internal cavity base 507 gram in air, 527 gram in water. If the density of steel is 7.8 gram per centimeter cube, then volume of cavity. तो देखो कैविटी पे तो मास होगा ही नहीं, जो पार्ट खाली है उसमें मास होगा नहीं, है ना। तो इसका जो एयर के अंदर वेट है ना, वो बिल्कुल मटेरियल का है। तो मान लो v वॉल्यूम है ब्लॉक का, मटेरियल का, ठीक है। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितना हो जाएगा 507, ठीक। और वो कितना है? तो डेंसिटी ऑफ स्टील है 7.8, तो v इंटू 7.8 हो जाएगा 507। v यहाँ से निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 507 अपॉन 7.8। इसको 1 मिनट कैलकुलेट कर लेता हूँ बच्चे, ये हो जाएगा 507 डिवाइडेड बाय 7.8, ये 65 आएगा। क्या आ जाएगा 65 cc हो जाएगा, ठीक है।
ये मुझे मिल गया मटेरियल का वॉल्यूम, है ना। अब लॉस इन वेट, लॉस इन वेट किसकी वजह से होता है? बॉयंसी की वजह से। तो वो बॉयंसी किस पे लगेगा? तो बॉयंसी लगेगा किस पे? पूरे वॉल्यूम पे। ए भी माइनस भी मान लो इसको, मान लो कि ये हो गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मटेरियल अब मान लेते हैं V जो है वो कैविटी का वॉल्यूम है ना। V क्या हो गया? कैविटी का वॉल्यूम। तो V प्लस V डैश ये टोटल वॉल्यूम हो गया जी, और इनटू वाटर में तो डेंसिटी हो गया, इक्वल टू लॉस इन वेट हो जाएगा। तो 507 माइनस 423, ये कितना हो जाएगा? 507 माइनस 423, तो 80 77 84 हो गया। तो V प्लस V डैश 84। हमसे क्या पूछ रहा है? देन वॉल्यूम ऑफ कैविटी। तो V डैश हो जाएगा बच्चे 84 माइनस V। तो 84 माइनस V कितना है? 65, पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। तो 65 प्लस 20 85, ये हो जाएगा 19। तो 19 cc आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 19 cc। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगा। वॉल्यूम मटेरियल का भी मान लिया, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होगा? मास। वॉल्यूम मटेरियल का मिल गया डायरेक्ट। बाद में फिर मान लिया कि कैविटी का भी वॉल्यूम V डैश है, तो V प्लस V डैश और इनटू लिक्विड का डेंसिटी, ये बॉयंसी के इक्वल रहा होगा, जो कि इक्वल हो जाएगा लॉस इन मास के बराबर। तो लॉस इन मास के इक्वेट कर दिया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? लास्ट सवाल है आपका, देख लीजिए। अब a ball rolls horizontally off a staircase with initial velocity u and just managed to hit the 21st step as shown. If length of each step is 24 centimeter and height is 12 centimeter, the initial velocity of the ball is। देखिए यहाँ पे staircase है, सीढ़ी है, और सीढ़ी का जो हाइट है हर एक स्टेप का वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर, है ना। और इसका जो विड्थ है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर। और यहाँ से 21st स्टेप पे जंप करता है। आपको समझना पड़ेगा, ये पहला स्टेप है, दूसरा है, तीसरा पे है। तो तीसरा पे अगर जंप करता तो कितना हाइट फॉल करता? तो 2 इंटू 12, है ना। तो 21st पे अगर गिर रहा है तो कितना हाइट हो जाएगा बच्चा? ये पूरा हाइट जो हो जाएगा h, वो हो जाएगा 20। एक माइनस कर देंगे, तीसरा पे गिरा तो 2 लिया, 21st पे गिरेगा तो 20 लेंगे। तो 20 इंटू 12 सेंटीमीटर या 0.12 मीटर, ये हो जाएगा 2.4 मीटर। ये हो गया h। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस x लिख सकते हैं। तो h आ गया हमारे पास, दिस x हो जाएगा बच्चे 20, और इनटू हर स्टेप कितना है? 0.24 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 4.8 मीटर। अब तुम लगा सकते हो यहाँ से नीचे आने के लिए जो टाइम होता है, टाइम का फॉर्मूला जो लगता है वो होता है 2h/g। तो टाइम 2h के जगह पे 2.4 और g के जगह पे 10, तो ये हो जाएगा √0.48। क्या हो जाएगा? 48। अब देखो हमें क्या निकालना है? इनिशियल वेलोसिटी। ये जो रेंज होता है r क्या हो जाता है? u इंटू v, सॉरी u इंटू t। तो u क्या हो जाएगा? r/t। r हमें पता है कितना है? 4.8, और t हमने अभी कैलकुलेट किया है, क्या है? √0.48, है ना। 0.48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देख लीजिए, 4.8 और इसको लिख सकता हूँ 48/100। तो 10 बाहर आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ से भी इसको लिख देते हैं 48/10। 48 हो गया मल्टीप्लाई होके √48, तो बचा √48। √48 लिखोगे तो हो जाएगा 16 4√3, और 4√3 मतलब 4 इंटू 1.73, और ये आ जाएगा बच्चा ऑलमोस्ट 6.9 मीटर पर सेकेंड के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? 6.9 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्लियर है?
तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। और लास्ट सवाल था, ख़त्म हो चुका है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।